हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कटारे। पिछली क्लास में हम लोगों ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पेपर 3 और उसका पार्ट ए यूनिट नंबर 2 के कुछ टॉपिक पढ़े थे। उससे ही जुड़ा हुआ है टॉपिक बजट संबंधी। बजट प्रीलिम्स में भी महत्वपूर्ण है, मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। इवन आप दूसरे भी किसी एग्जाम में अपियर होते हैं तो उसमें भी ये आपको हेल्पफुल रहेगा। और एक गुड न्यूज ये आ रही है कि जो मध्य प्रदेश पुलिस एसआई की भर्ती 4-5 साल से नहीं हुई थी, उसके आने की संभावना है। 500 के आसपास कुछ पोस्ट आएंगी। सिलेबस कुछ चेंज हुआ है, उसकी डिटेल मिल जाएगी आपको 1 या 2 दिन के अंतर्गत। हम चलते हैं बजट। जो भी आपके डाउट है इसके बारे में तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। इसको लेकर के कोई भी मन में शंका है, कुछ भी है तो बात कर सकते हो। ठीक है, शुरुआत करते हैं बजट के इतिहास से। उसके बाद फिर हम इसमें देखेंगे भारत में बजट, उसका क्या इतिहास था। फिर भारत में बजट संबंधी जो प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, उसके साथ उस बजट के अंतर्गत जो आने वाले कुछ पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को भी हम देखेंगे। ओके, तो पहले देखते हैं बजट का इतिहास, हिस्ट्री क्या कहती है। तो बजट का जो इतिहास है, अगर विश्व स्तर पर आप इसके बारे में बात करेंगे तो ये जो शब्द है जिसे हम बजट बजट बोलते हैं ना, ये मूल रूप से बजट फ्रेंच भाषा का वर्ड है। और वहां पर इसे बजट नहीं बोलते थे, इसे बूजेट कह लो, बूजे कह लो, इस नाम से ये जाना जाता था। फिर ये बजट रूप में कैसे चेंज हो गया, तो उसको पॉपुलरिटी जो दिलाने का काम किया था वो किया था ये रॉबर्ट वॉलपोल ने। 1773 में रॉबर्ट वॉलपोल जो है ब्रिटेन में मिनिस्टर थे। अपनी सरकार के लिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट में इन्होंने बजट प्रस्तुत किया। तो बजट के जो डॉक्यूमेंट थे वो एक चमड़े के बैग में लेकर के आते और उस बैग को खोलते हैं। हमारे देश में भी यही होता था कि चमड़े का एक थैला रहता है और उस थैले को लेकर के आते हैं, उसमें से डॉक्यूमेंट्स निकालते थे। अब लैपटॉप पर आने लगा है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने लगे हैं, तब इस पर दो कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं। एक ये कि जब इन्होंने बजट अपना प्रस्तुत किया, वो जो चमड़े का लेदर का बैग खोल करके, तो विपक्ष ने इन पर कटाक्ष किया, कमेंट किया, द ओपनिंग बजट। और नेक्स्ट डे वहां के जो समाचार पत्र थे उनमें भी ये हेडलाइन एडिटोरियल के साथ आई, ओपनिंग बजट। यानी इसका अर्थ ये समझ लो कि जादू का पिटारा खोला गया। बजट में सरकार के द्वारा आम लोगों के लिए अनेक प्रकार की घोषणाएं होती हैं, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, तो उन्होंने एक किसी प्रकार से आर्टिकल प्रिंट कर दिया, द ओपनिंग बजट। वहां से ये बूझे शब्द जो है ये फेमस हो गया। किस रूप में? बजट के रूप में। तो अब विश्व में बजट जो शब्द है प्रचलन में आ चुका है। तो ये तो रही बजट की शुरुआत, यानी बजट सिस्टमेटिकली ब्रिटेन से 1773 से, मूल रूप से फ्रांस से स्टार्ट हुआ। अब आते हैं कि भारत के संबंध में बजट का इतिहास हम देख लेते हैं। भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान यानी कॉलोनियल एरा में यहाँ पर जो वायसराय थे वो वायसराय थे कैनिंग। तो वायसराय ने अपनी जो काउंसिल होती थी, जिसे हम कार्यकारिणी भी कहते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते हैं, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ब्रिटेन में चूंकि बजट प्रॉपर वे में रखा जाता था, भारत में ये व्यवस्था नहीं थी, तो इन्होंने वहां से एक बैंकर थे, नाम था उनका जेम्स विल्सन, उन्हें बुलाया। ये आते हैं 59 में भारत पहुंचते हैं 1859 में, और इनसे कहा कि एक काम करो, जैसे हम ब्रिटेन में पूरे देश के लिए बजट प्रस्तुत करते हैं तो ऐसे ही हम ये भी चाहते हैं कि भारत के लिए भी, जहां तक ब्रिटिश सरकार रूल करती है, शासन करती है, आप उसके लिए बजट प्रस्तुत करो, कुछ बनाओ। तो 18 फरवरी 1860, 18 फेब 1860 को इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में क्या किया, एक बजट प्रस्तुत किया। इन्हीं को भारत में आधुनिक या मॉडर्न बजट का क्या मानते हैं, इन्वेंटर भी कह सकते हैं।
तो वो कौन हो गए? जेम्स विल्सन हो गए, बिजनेसमैन थे, इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिकली वो जुड़े हुए थे। तो भारत के लिए बजट की शुरुआत अंग्रेजों ने की। आधुनिक तरीके के बजट की शुरुआत अंग्रेजों के द्वारा की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। जब देश देश के रूप में आ गया, यानी मॉडर्न स्टेट जब बना, 47 जब देश को आजादी मिली, तो स्वतंत्र भारत का पहला जो बजट है वो किसने प्रस्तुत किया और कब हुआ? तो वो 26 नवंबर 1947 को किसके द्वारा? आर के षणमुखम शेट्टी के द्वारा। यानी आजादी के बाद पहला बजट आर के षणमुखम शेट्टी जी प्रस्तुत करते हैं। और जब संविधान लागू हो जाता है 1950 26 जनवरी को, तो भारत क्या बन गया? गणतंत्र बन गया। गणतंत्र यानी रिपब्लिक हो गया। रिपब्लिक का मतलब तो आप जानते ही होंगे कि हेड ऑफ द नेशन इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी देश का जो प्रमुख होता है या देश का जो सर्वोच्च पद होता है वो निर्वाचन से भरा जाता है, इसलिए हम रिपब्लिक हैं। तो रिपब्लिक होने के बाद भारत का जो पहला बजट है वो जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था, ईयर 1950-51। 2 ईयर क्यों जोड़ देते हैं 50 के साथ 51? क्योंकि हमारा जो वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को नेक्स्ट ईयर समाप्त होता है, इसलिए हमें 2 ईयर दिखाने पड़ते हैं। अब केंद्रीय बजट की हम बात करते हैं, तो केंद्रीय बजट यानी जो केंद्र सरकार होती है वह बजट बनाती है। इसमें 2 बजट होते थे। एक बजट सामान्य बजट या जिसे हम ऑर्डिनरी बजट कहते हैं। रेलवे के लिए अलग से बजट बनाने की जो प्रक्रिया है वो अंग्रेजों ने ही शुरू कर दी थी। और वो कब शुरू की गई थी? तो एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम है एक्ट वर्थ कमेटी, ईयर 1921 में। तो रेल बजट जो है ऑर्डिनरी बजट से अलग प्रस्तुत किया जाता था और उसी प्रक्रिया को हमने आज़ादी के बाद फॉलो किया। तो हमारे देश में भी रेल बजट जो ऑर्डिनरी बजट है उससे अलग प्रस्तुत किया जाने लगा, है ना। ये स्वतंत्र भारत के संबंध में धीरे धीरे हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते जा रहे हैं। अब यहाँ ये भी समझ लो कि जो हमारा बजट है आज के समय में, बजट की अलग अलग स्टेज होती है, यानी इसको हम 5 भागों में बांटते हैं। डिफरेंट स्टेज ऑफ बजटरी प्रोसेस, बजट की प्रक्रिया जो है वो 5 भागों में बांटी गई है ना। वो कौन कौन सी 5 स्टेज हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण है वो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, और जो इतनी ज्यादा काम की नहीं है वो आपको शॉर्ट में समझा दूंगा। तो सबसे पहली स्टेज जो आती है कि बजट की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ बजट, बजट का तैयार करना, ये मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। दूसरी स्टेज आती है कि जब बजट तैयार हो जाता है तो फिर उसके बाद उसको संसद में प्रस्तुत करते हैं, पार्लियामेंट से जो संबंधित प्रावधान है वो। उसके बाद फिर क्या होता है कि संसद उसकी स्वीकृति वगैरह दे देती है, तो फिर बजट का क्या किया जाता है? क्रियान्वयन किया जाता है, एग्जीक्यूशन किया जाता है। तीसरी स्टेज ये हो जाती है बजट की। इस स्टेज के बाद फिर आता है अकाउंटिंग ऑफ फंड्स, यानी जो वित्त संबंधी चीजें हैं उसके अकाउंट को देखा जाता है कि कहाँ से पैसा कैसे क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। और फिर किया जाता है ऑडिट, यानी इस 5वीं स्टेज में ये जांच पड़ताल होती है कि जो पैसा बजट के माध्यम से जिस कार्य के लिए लिया गया था, क्या उसी कार्य पर खर्च कर रहे हैं, किसी दूसरे अन्य कार्य पर तो खर्च नहीं किया जा रहा है। तो बजट की ये 5 स्टेज होंगी, एक एक करके हम इन स्टेज को बताएंगे। मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगा, प्रिपरेशन वाली को, पार्लियामेंट्री प्रोसेस को भी डिटेल में बता दूंगा। ये जो 3 स्टेज हैं उसकी इतनी आवश्यकता अभी है नहीं, तो इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। और यदि आपको इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे ये भी समझना है, तो मैं इसके रिगार्डिंग पुराने वीडियो हैं उसमें आप देख सकते हो, वहां आपको मिल जाएगा। बट एग्जाम में इतना उसका कोई रोल है नहीं। तो सबसे पहले हम बजट प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो भारत में जो बजट है इसको तैयार करने की जिम्मेदारी मिली हुई है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, वित्त मंत्रालय को। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की डिवीजन होती है, यानी उसके अंदर प्रभाग बने हुए हैं। उसी में एक प्रभाग है जिसे कहते हैं बजट प्रभाग। तो बजट प्रभाग के द्वारा पूरे बजट की जो है तैयारी की जाती है। अब आज के समय में जो हमारा बजट है, मैं अब मॉडर्न डे को छोड़ दूं, देश की स्वतंत्रता के बाद तो वहां क्या होता था कि ये जो बजट प्रभाग है वो रेलवे को छोड़ करके पूरी केंद्र सरकार के लिए बजट तैयार करता है।
केंद्र सरकार के अलावा और किसके लिए बजट तैयार करता है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं ना। तो इसके अलावा फिर आता है कि वे राज्य जहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, हम जानते हैं कि जब प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो उसके लिए बजट उसकी विधानसभा में नहीं रखा जाएगा, उसके लिए भी बजट संसद में रखा जाएगा। तो उसको भी केंद्र ये बजट प्रभाग तैयार करता है। यही बजट प्रभाग जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज जिन्हें कहते हैं, उनके लिए भी बजट तैयार करता है। कौन सी डिवीजन? वित्त मंत्रालय का बजट प्रभाग। उसके बाद रेलवे का बजट रेलवे अलग तैयार करता है। ठीक, ये चीजें हो जाती है। अब समझना है इसको कि संविधान क्या कहता है हमारे बजट के रिगार्डिंग, संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि पूरी व्यवस्था संविधान के अनुसार ही चलाई जाती है। तो हमारे संविधान में कुछ प्रमुख आर्टिकल हैं, उन आर्टिकल को हम देख लेते हैं। बजट के बारे में अगर मोटे तौर पर देखें कहाँ पर इस बजट शब्द का प्रयोग किया गया है, तो बजट शब्द का प्रयोग तो हमारे पूरे संविधान में कहीं नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल नंबर 112 कहता है कि राष्ट्रपति जो है प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों में भारत सरकार के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा। यानी जो शब्द है मूल रूप से वो शब्द क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी इसे बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि संसद के दोनों समक्ष फाइनेंशियल ईयर के लिए वह इसे प्रस्तुत करवाएगा। अब ये और ध्यान देना है आपको कि यहाँ ये भी नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति प्रस्तुत करवाएगा, तो कौन प्रस्तुत करेगा? क्या इसको वित्त मंत्री ही प्रस्तुत करेगा? इसको दूसरा कोई मिनिस्टर प्रस्तुत नहीं कर सकता है? तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर प्रस्तुत करेगा। फाइनेंस मिनिस्टर करेगा, अगर चाहे तो पीएम भी कर सकता है, कोई दूसरा मंत्री को भी ये जिम्मेदारी दे सकते हैं। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वर्ड है वो प्रयोग में लाया गया है। नो बजट वर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, परंपरागत रूप से क्या होता रहा है? परंपरागत रूप से ये होता रहा कि हमारा जो बजट है वो फरवरी के लास्ट वर्किंग डे में प्रस्तुत किया जाता था, है ना? था, पास्ट हो गया है, क्योंकि अब फरवरी की शुरुआत में प्रस्तुत किया जाता है, और यानी 1 फरवरी को प्रस्तुत कर देते हैं। और जो रेल बजट था वो फरवरी के लास्ट वीक में प्रस्तुत करते थे। अब चूंकि रेल बजट और सामान्य बजट का डिवीजन जो सन कब से चल रहा था, 1921 से, वो समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त कर दिया गया? 2017 में मोदी सरकार के द्वारा। तो अब ये 1 फरवरी को दोनों ही बजट एक साथ प्रस्तुत होते हैं। इसमें न सिर्फ केंद्र सरकार का बजट होता है, इसमें केंद्र शासित प्रदेशों का बजट भी है, और इसमें उन राज्यों का भी बजट है जो कैसे हैं? राष्ट्रपति शासन के अधीन है। संविधान में इस बजट के संबंध में जो प्रमुख आर्टिकल हैं वो भी आप ध्यान रखेंगे, उनसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो धन विधेयक के संबंध में हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 109 से लेकर के आर्टिकल नंबर 117 तक प्रोविजन किए गए। आजकल जो क्वेश्चन का लेवल है, खासकर प्रीलिम्स की बात करें, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि आप इन आर्टिकलों को जरूर पढ़ लें। मैं यहाँ पर कुछ आपको बताता जाता हूँ। जैसे आर्टिकल नंबर 109 जो है उसमें धन विधेयक संबंधी प्रोसेस दी गई है, उसमें धन विधेयक की प्रक्रिया दी गई है। यानी धन विधेयक की प्रक्रिया क्या होती है कि देखो, धन विधेयक जो होंगे वो लोकसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे, राज्यसभा में उन्हें प्रस्तुत नहीं करेंगे सबसे पहले। यानी उनका इंट्रोडक्शन जो होगा वो किस में होगा? लोकसभा में होगा, है ना? मैं 2 हाउस, एक लोकसभा हो गई, दूसरी हो गई राज्यसभा। तो मनी बिल सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस होगा? लोकसभा। लोकसभा उसको पास कर देती है। पास करने के बाद फिर वो जाएगा सेकेंड हाउस, राज्यसभा में। राज्यसभा क्या कर सकती है? राज्यसभा के पास पहली चॉइस ये है कि वह भी उस पर एग्री हो जाए, सहमत हो जाए। तो ये मान लिया जाएगा कि दोनों हाउस ने मनी बिल को अपनी सहमति दे दी है और वो राष्ट्रपति के पास चला जाता है।
दूसरी चॉइस राज्यसभा के पास क्या रहती है कि वो उसमें कुछ संशोधन, कुछ अमेंडमेंट देना चाहती है, सुझाव। अब इन्होंने कुछ उसमें ऐड ऑन कर दिया, सुझाव दे दिए, तो सुझाव के बाद फिर क्या होता है, ये वापस फिर लौटेगा लोकसभा के पास, क्योंकि ओरिजिनली तो लोकसभा से स्टार्ट हुआ था। अब यदि ये लोकसभा को इनके जो अमेंडमेंट हैं उसे लगता है कि ये अमेंडमेंट मान लेना चाहिए, तो ये उस पर अपना अप्रूवल दे देंगे और ये मान लिया जाएगा कि बिल जो है वो पास हो गया, मनी बिल। यहां एक और ऑप्शन बच जाता है कि लोकसभा को ऐसा लगता है, दूसरा रास्ता, कि नहीं, हम इन संशोधनों को तो नहीं मानने वाले। अब ये इन संशोधनों को नहीं मानने वाले तो क्या होगा, तो क्या ये बिल लैप्स हो जाएगा? जैसे सामान्य विधेयक संबंधी प्रक्रिया में ऐसा होता है ना कि दोनों हाउस की अप्रूवल की आवश्यकता पड़ती है, बट मनी बिल में ऐसा नहीं है। यहाँ पर लोकसभा ने जो बोला है वही फाइनल है। राज्यसभा के अमेंडमेंट मानना ना मानना लोकसभा की मर्जी पर निर्भर करता है, तो लोकसभा उससे वो पारित ही माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि मूल रूप से जैसा लोकसभा ने भेजा था वैसे ही बिल पास हो गया है। ठीक है, तो एक कंडीशन तो राज्यसभा के पास ये थी, वो पास कर दे। दूसरा ये है कि उसमें अमेंडमेंट कर दे, और इनके पास कुछ भी नहीं होता है, ये इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। धन विधेयक संबंधी पूरी जो प्रक्रिया है, धन विधेयक के लिए जो प्रक्रिया सामान्य विधेयक से अलग होती है, वो आर्टिकल नंबर 109 में दी गई है। यानी हम 109 से 117 तक के जो विधेयक है उनके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना कि धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किए जाते हैं। अब धन विधेयक, मनी बिल, धन विधेयक, तो ये धन विधेयक है क्या? तो अब आर्टिकल नंबर जो 110 है उसमें धन विधेयक को डिफाइन किया गया है। उसमें धन विधेयक की पूरी परिभाषा दी गई है। क्या परिभाषा है? उसमें बोला गया है कि ऐसा विधेयक जिसमें क्या किया जाए कि किसी टैक्स के लगाने संबंधी प्रोविजन है, टैक्स के हटाने संबंधी प्रोविजन है, टैक्स की रेट को चेंज करने संबंधी कुछ प्रोविजन है, तो वो विधेयक क्या माना जाएगा? मनी बिल माना जाएगा, है ना। दूसरा, टैक्स रिलेटेड हो गया। अगर मान के चलो ऐसा विधेयक है जिसमें भारत सरकार के द्वारा कर्ज लेने संबंधी कोई प्रावधान किए गए हैं, यानी कि राज्य सरकार या भारत सरकार कहीं से कर्ज लेती है जिसकी गारंटी भारत सरकार को देनी पड़ती है, तो भी वह क्या होगा? मनी बिल के रूप में माना जाएगा। तीसरा ये होता है कि भारत की जो संचित निधि है, संचित निधि का मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उससे संबंधित अगर कुछ प्रावधान है, या कंटिजेंसी फंड जिसे बोलते हैं, आकस्मिक निधि जिसे कहते हैं, उससे संबंधित अगर कोई प्रावधान है, यानी इसमें पैसा जमा करना हो या इनमें से पैसा विड्रॉल करना हो, निकालना हो, तो वो भी किसके अंतर्गत आ जाता है? धन विधेयक के अंतर्गत आ जाता है। ऐसा कोई एक्सपेंडिचर, यानी कोई ऐसा व्यय है, कोई ऐसा खर्च है जो संचित निधि पर भारित हो, यानी कि इसे बोलते हैं चार्ज्ड एक्सपेंडिचर बनाया जाता है, तो वह भी क्या हो जाएगा? धन विधेयक हो जाएगा। ये सारी बातें या इनसे संबंधित कोई बात उस विधेयक को धन विधेयक बना देती है, ये आर्टिकल नंबर 110 में लिखा गया है। दूसरी बात ये है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये फाइनली, यानी कौन इसको सर्टिफाइड करता है, तो उसको लोकसभा का जो अध्यक्ष है यानी स्पीकर है वह सर्टिफाइड करता है। ठीक, अब इसमें कुछ किंतु परंतु भी है कि क्या ऐसा विधेयक भी धन विधेयक मान लिया जाएगा जिसमें मान के चलो कोई पेनल्टी या कोई फाइन संबंधी प्रोविजन किए गए, तो सिर्फ इस आधार पर उसको धन विधेयक नहीं मान लेते हैं। ठीक है, तो ये धन विधेयक अलग क्यों हो जाता है? क्योंकि धन विधेयक की स्थिति में लोकसभा के पास ज्यादा शक्तियां मिल जाती हैं। मैं आपको अगर याद दिलाऊं, श्रीमती सुमित्रा महाजन जब लोकसभा की स्पीकर थी, तो आधार वाला जो बिल था इसको धन विधेयक के रूप में ही पारित करवाया गया था। चूंकि लोकसभा की स्पीकर ने सर्टिफाइड कर दिया, तो वो क्या हो गया? धन विधेयक हो गया। तो दूसरा आर्टिकल हम ये याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आर्टिकल 111 यानी 111। इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं? इसमें प्रावधान किए गए हैं कि जब कोई विधेयक संसद से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा, राष्ट्रपति क्या क्या एक्शन ले सकता है।
है ना, राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के पास अगर संसद से पारित या पास कोई विधेयक पहुंचता है, पहला ऑप्शन उसके पास होता है कि वह उसको अपनी अनुमति दे दे, सिग्नेचर कर दे, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा इसमें, खत्म। दूसरा ये रहता है कि राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, यानी पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। कौन सा विधेयक? जो धन विधेयक ना हो, है ना, और संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, तो उसे रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है। तीसरा, राष्ट्रपति के पास शक्तियां ये हैं कि वो सामान्य विधेयक को क्या कर सकता है, वीटो का पावर जो है वो यूज कर सकता है, पॉकेट वीटो। धन विधेयक में यूज नहीं कर सकता, संविधान संशोधन विधेयक में यूज नहीं कर सकता। रिकंसिडरेशन के बाद अगर राष्ट्रपति के पास वह विधेयक आता है तो उसको विद इन 14 डेज, 14 दिन के अंदर उस पर सिग्नेचर करने होते हैं। तो आर्टिकल नंबर 111 राष्ट्रपति की शक्तियां दिखाता है कि संसद अगर किसी विधेयक को पास कर देती है तो राष्ट्रपति क्या करेगा। 112 नंबर आर्टिकल अभी हमने देखा था, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंस जो स्टेटमेंट है उसके बारे में। आर्टिकल नंबर 113 क्या कहता है, संसद में प्राक्कलन, प्राक्कलन का मतलब है एस्टिमेट, कि संचित निधि पर कितना पैसा खर्च होगा, उस संबंध में जो प्रक्रिया है उस पर संसद क्या कार्यवाही करेगी, उनके बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 114 क्या है, ये विनियोग विधेयक है, बिल ऑफ एप्रोप्रिएशन है। ये क्या बताता है कि भारत सरकार का जो पूरा पैसा है वो संचित निधि में रहता है, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉल करना चाहते हैं या इसमें जमा करना चाहते हैं, तो पैसा विड्रॉल तभी होगा जब विनियोग विधेयक के रूप में मांगा जाएगा, यानी बिल ऑफ एप्रोप्रिएशन के बिना संसद संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड से कोई पैसा नहीं ले सकते, यानी ये वो पैसा होता है, यानी चार्ज एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 115। इसमें अनुपूरक, अनुपूरक को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री बोलते हैं। एडिशनल, यानी कि बजट में मान लो कि डिमांड की गई थी कि 10,000 करोड़ रुपए हमें चाहिए, और वह 10,000 करोड़ रुपए 4 महीने के अंदर ही खर्च हो जाते हैं, रेस्ट ऑफ द 8 मंथ के लिए अब पैसा और चाहिए, तो फिर ये आर्टिकल 115 का प्रयोग करके एडिशनली संसद से अप्रूवल दिया जाता है ना। सप्लीमेंट्री, अतिरिक्त के पैसा मान लो दिया गया और फिर बाद में लगता है कि नहीं इसमें और जोड़ने की आवश्यकता है, तो उसका प्रयोग भी किसके अंतर्गत किया जाता है, 115 के अंतर्गत किया जाता है। आर्टिकल नंबर 116 जो है, जिसमें वोट ऑन अकाउंट या लेखा अनुदान, प्रत्यय अनुदान या अपवाद अनुदान के बारे में बात की गई है। मैं इसको आपको इसी में लास्ट में डिटेल में बता दूंगा, और 117 में वित्त विधेयक संबंध में विशेष प्रावधान है। दोनों आर्टिकल इसी में अभी कवर हो जाएंगे। तो अब चलते हैं हम कि बजट बनाने का जो प्रक्रिया है, बजट बनाने की जो प्रोसेस है वो समझ लें कैसे स्टार्ट होती है। तो ये हमें तो पता है ना कि बजट बनाने की प्रक्रिया वित्त मंत्रालय का जो बजट प्रभाग है वो करता है, वहां से स्टार्ट होती है। अब बजट जो है, चूंकि देश का बजट है, इतना बड़ा विशाल बजट है, तो एक दिन 2 दिन में तैयार नहीं हो सकता। इसको तैयार होने में समय लगता है 5 से 6 महीने पहले, यानी जो बजटीय वर्ष है, अभी जैसे वित्तीय वर्ष कौन सा चल रहा है, 2024-25 चल रहा है ना। अब हमें ये मालूम है कि बजट अब प्रस्तुत करते हैं 1 फरवरी को, तो इस 1 फरवरी को, यानी नेक्स्ट जो हमारा बजट आएगा वो 1 फरवरी 2025 में आएगा। तो इस 1 फरवरी से लगभग 6 महीने पहले से बजट बनाने की तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी, है ना। तो जून जुलाई से समझ लो, जून जुलाई से बजट बनाने का प्रोसेस जो है वो वित्त मंत्रालय शुरू कर देता है। अब वित्त मंत्रालय क्या करता है, वित्त मंत्रालय जितने भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं देश के अंदर, जो भी संघ शासित क्षेत्र हैं, उनके अंतर्गत जो विभाग काम करते हैं, तो उनके पास एक लेटर भेजता है जिसमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बना हुआ है कुछ इस प्रकार का, और इस फॉर्मेट में उनसे जानकारी मांगता है। उदाहरण के लिए मान लो कि उन्होंने पूछा किससे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से पूछा कि अगले साल के लिए आप बताओ आपको कितना पैसा चाहिए, किस स्कीम के अंतर्गत पैसा चाहिए, है ना। तो उसमें पहले कॉलम में लिखा होगा मेजर हेड और माइनर हेड, सब हेड,
यानी कि मुख्य हेडिंग होगी, जैसे नेशनल हाईवे या लिखा होगा कि उसमें एक्सप्रेस हाईवे, तो वो उन्होंने लिख दिया अपने उस हेडिंग के अंतर्गत कि हमें नेक्स्ट ईयर में, यानी एक कोई हेडिंग डाल दी। अब हम कौन से ईयर के बजट को समझना चाह रहे हैं? हम समझ रहे हैं कि जो बजट प्रस्तुत होगा 2025-26 के लिए 1 फरवरी 2025 को, तो जो 2025-26 जो ईयर है वो कहलाएगा क्या? बजटीय ईयर। ईयर थोड़े से हम यहाँ लिख लेते हैं। ये बजट बनाने की प्रक्रिया कौन से साल में शुरू कर दी गई है? जो करेंट ईयर है ना? तो करेंट ईयर जो है वो क्या हो जाएगा? वर्ष 2024-25। 24-25 जो है वो करेंट ईयर हो जाएगा। ये भी यहाँ पर क्या लिखते हैं हम? 24-25 अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और ये क्या होता है? प्रीवियस, यानी बजट में इस ड्राफ्ट में 3 साल के आंकड़ों की जानकारी होती है। प्रीवियस ईयर यानी गुजरा हुआ वर्ष। तो अब उनसे पूछा ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से कि आपकी जो सड़क बनाने की योजना है, तो पिछला वर्ष जो गुजर गया है उसमें सड़क निर्माण पर आपने कितना पैसा खर्च किया था, यानी बजट में आपको लास्ट ईयर कितना सैंक्शन हुआ। सपोज दैट मान लेते हैं कि 500 करोड़ रुपए उन्हें मिले थे। तो फिर आप पूछते हैं कि ठीक है, करेंट ईयर में आपको कितने मिले हुए हैं रोड डेवलपमेंट के लिए? क्योंकि करेंट ईयर का बजट तो ऑलरेडी पास हो चुका है, फरवरी में प्रस्तुत हुआ था। अभी ये बजट बनाने का प्रोसेस तो जून जुलाई में शुरू कर रहे हैं। तो उन्होंने बता दिया कि इस करेंट ईयर में हमें रोड डेवलपमेंट के लिए 700 करोड़ रुपए मिले। बजट जब प्रस्तुत किया गया था तब 700 करोड़ अप्रूव हुए थे। अब ये जून जुलाई में चेंज हुआ होगा कुछ आंकड़ा, अगर हुआ है, यानी जिसे बोलते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट्स फॉर करंट ईयर, यानी इस चालू वर्ष में कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ संशोधन हुआ है। ये 700 करोड़ घटे बढ़े तो नहीं है, जो भी हुए हैं वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अब आते हैं कि ठीक है भाई, नेक्स्ट यानी बजटीय वर्ष जो 2025-26 है उसके लिए आपको कितना पैसा चाहिए। तो सामान्यतः हर मंत्रालय क्या करता है कि पुराने साल में जितना खर्च हुआ है उससे ज्यादा पैसा मांगता है। एक तो इन्फ्लेशन की वजह से जो कार्य पिछली साल जितने रुपए में हुए थे, अगर उतने ही काम हम करते हैं तो भी ज्यादा पैसा लगेगा। और नई योजनाएं भी आ जाती हैं, तो उन्होंने डिमांड कर दी कि अब हमें इस ईयर में 1000 करोड़ रुपए दे दो। और उसमें कुछ उन्होंने कोई नई स्कीम भी चला दी, मान लो 1 2 3 कुछ, तो फिर उन्हें यहाँ एक्सप्लेनेशन करना होता है नई स्कीम के संबंध में। उनसे पूछा जाता है कि ये बताओ कि ये नई स्कीम जो आप जिसके लिए पैसा मांग रहे हो, क्या वो बहुत आवश्यक है? ऑब्जेक्टिव क्या है? अभी तक इस स्कीम के बिना कैसे काम चल रहा था? इस नई स्कीम के लिए फंड कहाँ से लेकर आएंगे? तो वो सब एक्सप्लेनेशन जो है इसमें रहते हैं। अगर वित्त मंत्री संतुष्ट हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज उनकी उन डिमांड को कैंसिल कर देंगे। तो ये फॉर्मेट कहाँ भेजा गया? एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को। और ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री अगर उसके अलग अलग यानी टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक अलग अलग विभाग हैं, उनकी भी शाखाएं, उनको भेज देती है और उनसे जानकारी मंगाती है कि इसमें आपको कितना पैसा ये चाहिए, वो जानकारी हमें भर के दे दो। और उन ये सारा का सारा सारी मिनिस्ट्री को इसी प्रकार से फॉर्मेट भेज देंगे। इसी प्रकार से एचआरडी मिनिस्ट्री को भेज देंगे, हेल्थ मिनिस्ट्री को भेज देंगे, तो वो भी अपना लिख देंगे। फाइनली वो इसकी कॉपी एकीकृत करके फाइनेंस मिनिस्ट्री को सबमिट कर देते हैं, वित्त मंत्रालय को भेज देते हैं, जिसमें बजटीय ईयर के लिए उनकी डिमांड लिखी हुई है। और इसी की एक कॉपी किसको भेज दी जाती है? सीएजी को भेज दी जाती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को। ये जो फॉर्मेट है इसको तैयार सीएजी ही करता है। तो एक कॉपी वित्त मंत्रालय को भेज दी, एक कॉपी सीएजी को भेज दी। अब वित्त मंत्रालय को पता चल जाता है कि हमारे लिए, यानी जिस ईयर के लिए हम बजट अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसके लिए ये डिमांड है। उसको पता चल गया कि इतना इतना खर्च हमारा आ रहा है। तो वो क्या करता है, अब अपने सोर्स ऑफ इनकम उनको तलाशता है कि पैसे की इनकम हमें कहाँ कहाँ से हो रही है। तो सरकार को इनकम होती है टैक्सेस से, तो वो टैक्स वसूल करने वाली एजेंसी से पूछेगा। 2 प्रकार के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस, दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उससे पूछेगा कि भैया बताओ आप नेक्स्ट ईयर में हमें कितनी इनकम दे रहे हो। इनडायरेक्ट टैक्सेस वालों से पूछ लेगा कि आप नेक्स्ट ईयर में कितना पैसा दे रहे हो।
इसके बाद सरकार चेक करेगा कि हमारे जो पीएसयूज हैं उनसे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमें सब्सिडी के रूप में कितना पैसा मिलने वाला है, हम कितना उधार लेने वाले हैं, वो सब चीज़ें क्लास ले लो, है ना? कितनी चीज़ें वहाँ से आने वाली हैं, यानी सोर्स ऑफ इनकम तलाश करके वो अपना पूरा बही खाता तैयार कर लेता है। तैयार कर लिया, अब आता है वो दिन बजट, जब संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, है ना। तो देश की आजादी के बाद अंग्रेज चूंकि अपने देश के अकॉर्डिंग, उनका देश का जो टाइम है 5.5 घंटे हमसे क्या है ईस्ट में, है ना, आगे रहता है, तो वो शाम को 5 बजे प्रस्तुत करते थे। वो परंपरा हम लोग चलाते रहे, लेकिन 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी सरकार में वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा, तब उसका जो पीरियड है वो चेंज किया गया और ये सुबह 11 बजे प्रस्तुत होने लगा। तो वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में बजट सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। बजट एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, गोपनीय दस्तावेज है। तो ये वित्त मंत्रालय के जो वे अधिकारी जिनको बजट के बारे में जानकारी है कि हम अगले साल इस बजट में ये करने वाले हैं, तो उस बजट की होती है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग जो है होने तक वो सारे के सारे अधिकारी वहीं पर रहते हैं, वो अपने घर नहीं जा सकते, वो किसी भी प्रकार से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। एक हलवा सेरेमनी होती है, यानी शुभ कार्य की शुरुआत मीठे से करते हैं। तो गोपनीय दस्तावेज है, यानी जब तक यह संसद में प्रस्तुत नहीं कर दिया जाएगा तब तक कोई भी इंफॉर्मेशन संसद से बाहर नहीं भेजी जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो ये विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाता है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वित्त मंत्री करता है, प्राइम मिनिस्टर भी कर सकता है, ऐसा संविधान में कोई नियम नहीं है। हम देखते हैं कि जब लोकसभा में बजट प्रस्तुत करते हैं तो वित्त मंत्री क्या करते हैं, अपनी स्पीच उसमें शेरो शायरी भी कुछ सुनाते रहते हैं, बीच बीच में कुछ टोका टाकी भी चलती है, लेकिन इस समय ना कोई डिस्कशन होता है, कोई बहस नहीं होनी है, ना किसी के कोई सुझाव आते हैं, ना उन सुझावों पर विचार किया जाता है। लोकसभा में जब इसकी प्रति रख दी जाती है तो उसकी दूसरी कॉपी भेज देते हैं राज्यसभा में। तो राज्यसभा में दूसरा पहले नहीं आएगी, क्योंकि बजट भी एक तरीके से क्या है, धन विधेयक है। बजट प्रस्तुत हो गया, अब इस बजट संबंधी प्रक्रिया भी डिटेल में रट लो, क्वेश्चन काफी डेप्थ वाइज जाते हैं। तो लोकसभा का कार्य संचालन नियम है, नियम संख्या 207 ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट में 2। इस नियम संख्या में ये लिखा है कि अब इस पर बजट प्रस्तुतिकरण के कुछ समय बाद इस पर सामान्य चर्चा होगी। इस सामान्य चर्चा के दौरान मतलब ऐसा नहीं होता है कि छोट टीका टिप्पणी तो की जाएगी, वो सब तो की जा सकती है, लेकिन विशेष कोई संशोधन नहीं होते हैं। अब बजट प्रस्तुत हो गया तो फिर बजट में अलग अलग मंत्रालय, उन मंत्रालयों के अलग अलग विभागों के व्यय हैं, है ना। तो उनके जो व्यय हैं, अब वो अर्थ से, वित्त से संबंधित व्यय हैं, उनके संबंध में एक गहन यानी कि एक माइक्रोस्कोपिक उनका परीक्षण किया जाए। तो परीक्षण कैसे किया जाए, चूंकि सांसद जो हैं वहां तो वो सामान्य समझ रखते हैं, तो यहाँ बनी हुई हैं विभागीय समितियां, जिन्हें डिपार्टमेंटल कमेटीज कहते हैं लोकसभा में। तो 2 से 3 सप्ताह के लिए अब क्या होता है, लोकसभा की कार्यवाही रोक दी जाती है। 24 विभागीय समितियां हैं, इसमें 31 मेंबर होते हैं, यानी कि 21 होते हैं लोकसभा के और 10 होते हैं राज्यसभा के। ये लोग जो बजट में मांग रखी गई है, जो पैसा मांगा जाता है, जिन्हें हम डिमांड्स कहते हैं, अनुदान की मांगे कहते हैं, उनकी जांच करते हैं कि कहीं उसमें हाइपोथेटिकल आंकड़े तो नहीं दे दिए, यानी कहीं कोई गलत ढंग से पैसा तो नहीं मांगा जा रहा है, और वो जांच करके अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद फिर लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती है। अब इसमें फिर होगी डिस्कशन। तो यहाँ पर जो वर्ड आया ना, अनुदान की मांग, ये आप समझ लो, ग्रांट्स फॉर डिमांड जिसे बोलते हैं, अनुदान की मांग। पहले क्या होता था कि जो बजट था उसमें टोटल अनुदान की मांगे थी 109,
और 109 में से 6 जो संबंधित होती थी वो रक्षा मंत्रालय या प्रतिरक्षा से संबंधित थी। यानी मेरे कहने का आशय ये है कि डिफेंस मिनिस्ट्री जितना भी अपने लिए बजट अलॉट कराना चाहती है, चाहे उसे हथियार खरीदने हो, चाहे उसे अपने सैनिकों की सैलरी में इंक्रीमेंट करना हो, या कोई नई स्कीम नए कुछ भी करना हो, वो सारा का सब कुछ ये 6 जो अनुदान की डिमांड है बस इन 6 हेडिंगों के अंतर्गत ही आएगा। और रेस्ट ऑफ द नेशन की जितनी भी डिमांड है, यानी अलग अलग, चाहे वो शिक्षा विभाग के हों, चाहे वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के हों, चाहे वो स्टील इंडस्ट्री के हों, वो सब के लिए कितनी डिमांड बचती थी, उनके लिए बचती है 103, उनके अंतर्गत आ जाता है। यानी अनुदान की मांग का मतलब है कि सारे मंत्रालयों को सरकार से पैसा चाहिए ग्रांट के रूप में। अब रेल बजट जो है वो अलग होता था, लेकिन 2017 से रेल बजट इसी का पार्ट बन गया है, इसलिए अब वर्तमान में डिमांड जो है उनकी संख्या है 141, क्योंकि रेलवे की 32 डिमांडें इसमें और जोड़ दी जाती। तो ये डिमांड उस बजट में रखी हुई है, यानी वो सारे मंत्रालय पैसा चाहते हैं कि हमें ये पैसा दे दिया जाए, हमारी ये स्कीम है, इस पर इतना खर्च होगा। तो इन अनुदान की मांगों पर होगी क्या चर्चा, विस्तार से इन पर होगी चर्चा। इन पर जो डिपार्टमेंटल कमेटीज थी वो तो जांच कर चुकी हैं, अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, अब इन पर डिस्कशन होगा। इस पर डिस्कशन हो जाना चाहिए, डिस्कशन के बाद वोटिंग होना चाहिए। तो इन सारे कामों के लिए 26 दिन का समय फिक्स। जैसे समझ लीजिए आप कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की डिमांड आती है, तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर 2 लाइन का स्टेटमेंट पढ़ेगा कि मेरे मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इतने करोड़ की आवश्यकता है, संसद इसकी स्वीकृति प्रदान करे। तो यहाँ पर विपक्ष या सत्ता पक्ष के सांसद भी उनके मंत्रालय से संबंधित जो वो पैसा मांग रहे हैं, जिस कार्य के लिए, जिस योजना के लिए, उनसे क्वेश्चन करेंगे। उन क्वेश्चनों का आंसर किसको देना पड़ेगा, उस संबंधित मंत्री के द्वारा देना पड़ेगा। ठीक है, तो संबंधित मंत्री जो है उस पर जवाब देगा। जवाब के बाद फिर क्या कराया जाता है, वोटिंग कराई जाएगी। और वोटिंग करने के बाद अगर संसद की वोटिंग उनके फेवर में हो जाती है कि हाँ हम आपको ये पैसा दे देते हैं, तो जो पहले डिमांड थी यानी अनुदान की मांग जो थी, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ग्रांट में, यानी संसद ने आपको अप्रूवल दे दिया। लेकिन अब व्यवहारिक प्रक्रिया समझो कि संसद में विपक्ष है, अपोजिशन है, तो अपोजिशन इन सारी डिमांड को ऐसे तो पास नहीं हो जाने देगा। हम ऐसे ही थोड़ी बैठे लाल किताब लेके घूमते रहते। तब विपक्ष क्या कर सकता है, विपक्ष यहाँ पर कटौती प्रस्ताव लेकर आएगा। आपसे प्रश्न आ जाएगा कि बताओ कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, इनका प्रभाव क्या पड़ता है, कट मोशंस जिन्हें कहते हैं। ऐसा प्रश्न मुख्य परीक्षा में, प्रीलिम्स में तो पूछ ही सकते हैं। तो जो बजट में पैसा मांगा जा रहा है अनुदान की मांगों के रूप में, उस अनुदान की मांगों में मांगे गए पैसे पर संसद कटौती प्रस्ताव लेकर आती है, विपक्ष कटौती प्रस्ताव लेकर आता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला जिसे हम बोलते हैं पॉलिसी कट मोशन, यानी नीतिगत कटौती प्रस्ताव। अब नीतिगत कटौती प्रस्ताव का मतलब यह है कि बजट में कई मंत्रालय अपनी कोई नीति नई बनाते हैं। जैसे मान के चलो, अभी आप देखते हैं ना कि जैसे टोल टैक्स, तो टोल टैक्स के लिए टोल पर क्या बना दिया है, फास्टैग लगा दिए गए थे ना। अब इन्होंने बोला है कि नहीं, जीपीएस के द्वारा वो आपका टोल टैक्स हम डिडक्ट कर लेंगे। ट्रायल फेज शुरू हो चुका है। सब कल्पना करो कि ये कोई नई स्कीम है, नई योजना लेकर के आते हैं, अब इस पर पैसा खर्च होगा। तो मान लिया कि 2000 करोड़ रुपए पैसा खर्च होने वाला है। अब पैसा खर्च होने वाला है, ये पैसा मिलेगा कहाँ से, बजट के माध्यम से। तो मिनिस्टर ने कहा कि ये स्कीम है, इस पर हमें पैसा चाहिए। तो विपक्ष बोलेगा कि मैं आपकी इस पॉलिसी से सहमत नहीं हूं, पॉलिसी कट मोशन, यानी मैं तो इस आपकी पॉलिसी के ही खिलाफ हूं। ये कितना अमाउंट मांग रहे हैं, 2000 करोड़ रुपए। तो इस पूरे के पूरे इस 2000 करोड़ रुपए के अमाउंट को घटा करके वो कितना रुपए देने को तैयार होते हैं, मात्र 1 रुपया। यानी आपकी उस पॉलिसी का ही विरोध करते हैं।
तो पूरे अमाउंट को घटाकर सिर्फ 1 रुपए कर दिया जाए तो इसे बोलते हैं पॉलिसी कट मोशन यानी नीतिगत कटौती प्रस्ताव, पहला। दूसरा होता है जिसे बोलते हैं इकोनॉमी कट मोशन या मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव। इसी का एग्जाम्पल ले लें कि 2000 करोड़ रुपए चाहिए इस जीपीएस की स्कीम के अंतर्गत कि जो जितना ट्रेवल करता है नेशनल हाईवे पर, जितने किलोमीटर चलता है उतना ही हम उससे टोल लेंगे। विपक्ष को इस पॉलिसी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बोला ठीक है, अच्छी पॉलिसी है। लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारे पास अभी इतना पैसा नहीं है कि इस योजना पर हम आपको पूरे 2000 करोड़ रुपए दे दें। पॉलिसी से एग्री करते हैं, लेकिन इतना पैसा हम नहीं देना चाहते, तो वो क्या करते हैं, ये इसमें कुछ कटौती कर देते हैं। बोला 2000 करोड़ मांग रहे हैं, बोला एक काम करो 500 करोड़ रुपए कम कर दो, 1500 करोड़ रुपए हम देने को तैयार बैठे हैं, क्योंकि अभी हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि आपको पूरा 200 करोड़ दे दें। तो इसे कहते हैं इकोनॉमी कट मोशन, यानी एक पर्टिकुलर अमाउंट की कमी कर देना। और किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर देना, मितव्ययिता की दृष्टि से कि कम पैसे में काम चला लो। तो दूसरा कटौती प्रस्ताव हो गया। तीसरा और लास्ट है जिसे बोलते हैं टोकन कट मोशन या इसे बोलते हैं सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। इसी योजना को ले लें, यानी यहां पर जीपीएस वाली स्कीम के लिए इन्हें पैसा कितना चाहिए, 2000 करोड़ रुपए। वो ये कहते हैं कि देखो हम तो विपक्ष में बैठे हैं, हम आपको पूरा 2000 करोड़ रुपए तो नहीं देंगे, विरोध दिखाना चाहते हैं संकेत मात्र के लिए, तो इसमें वो 100 रुपए की कटौती करते हैं मात्र, ओनली। तो ये क्या हो गया, सांकेतिक कटौती हो गई। तो ये क्या कहलाएगा, सांकेतिक या टोकन कट मोशन। एक निश्चित अमाउंट की कटौती कर देना वो कहता है इकोनॉमी कट मोशन। पूरा का पूरा अमाउंट घटा करके सिर्फ 1 रुपया दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पॉलिसी कट मोशन। तो 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव संसद में बजट के दौरान विपक्ष लेकर आ सकता है। तो प्रश्न का उत्तर ये हुआ कि कट मोशन क्या होते हैं। अब आधा उत्तर मिला, इसका प्रभाव क्या पड़ता है। यदि ये कटौती प्रस्ताव पास हो गए, पारित हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ प्रस्ताव कौन लेकर के आया था, विपक्ष लेकर आया था, अपोजिशन, और अपोजिशन ने लोकसभा में इनको पास करवा लिया। इसका मतलब है सत्ता पक्ष अपना बहुमत खो चुका है। तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। ये बता देता है कि सरकार अल्पमत में आ गई। इसलिए ये कटौती प्रस्ताव कभी भी पास नहीं होते हैं। तो ये इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि बजट सत्ता पक्ष बनाता है और सत्ता में वही है जिसके पास बहुमत। तो कहां तक हम समझ पाए कि बजट बनाने का काम वित्त मंत्रालय का बजट विभाग करता है। बजट प्रस्तुत होने के 6 महीने पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। उसके बाद बजट की प्रिंटिंग होती है, वित्त मंत्री के द्वारा बजट सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद एक कॉपी राज्यसभा में भेज देंगे, और फिर क्या होता है 2 सप्ताह 3 सप्ताह के लिए लोकसभा की कार्यवाही रोक दी जाती है, क्योंकि जो अनुदान की मांगे हैं उनका सूक्ष्म अन्वेषण करने के लिए डिपार्टमेंटल कमेटी जो है, विभागीय समितियां हैं, वो जांच करती हैं। उनकी जांच के बाद जब रिपोर्ट आती है तब वो अनुदान की मांगों पर विस्तृत डिस्कशन शुरू होता है। उस डिस्कशन के लिए और उस पर चर्चा के लिए और उस पर वोटिंग के लिए कितने दिन का समय फिक्स है, वो याद कर लेना, 26 दिन का समय फिक्स है कि 26 दिन में ये 141 अनुदान की मांगों पर बहस भी हो जाए, वोटिंग भी हो जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कटौती प्रस्ताव हमारे समझ में आ गया। होता क्या है, संसद की कार्यवाही आप देखते होंगे लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी या संसद टीवी पर, कि संसद में बहुत ही कम अवसर ऐसे देखने को मिलते हैं आज के समय में कि जब सार्थक चर्चा हो, फ्रूटफुल डिस्कशन होता हो, देश हित की बातें की जाती हो, वास्तव में सही ढंग से विपक्ष भी सहयोग करता हो, सत्ता पक्ष भी उनसे सहयोग लेता हो। तो ज्यादातर जो समय है ये 26 दिन का, ये चला जाता है हंगामे में, वॉकआउट कर देंगे, नारेबाजी करेंगे, और 26 दिन पूरे गुजर गए।
कोई भी किसी भी अनुदान की मांग पर ना तो चर्चा हुई और ना ही वोटिंग हुई, लेकिन संविधान के अनुसार प्रावधान किया गया है कि सभी अनुदान की मांगों पर 26 दिन तक ये हो जाना चाहिए, कंपलसरी है। तब 26वें दिन गिलोटिन कर दिया जाता है। ये गिलोटिन जो है, ये पिक्चर आपको दिखाती है कि यहाँ पर जो एक व्यक्ति है उसका सर धड़ से अलग कर दिया जा रहा है। फ्रांस में क्रांति जो हुई थी वहां पर ऐसा किया जाता था, वहां के राजा को जनता के सामने गिलोटिन कर दिया गया था। तो ये जो शब्द है ना गिलोटिन, ये हमारे बजट में यहीं से जुड़ा हुआ है। कैसे अलग कर देते हैं कि सत्ता पक्ष अंतिम 26वें दिन सारी अनुदान की मांगों को एक साथ रख देता है। पहले एक एक रख रहे थे, अब एक साथ रख देता है और उन पर वोटिंग करवा लेता है। कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं, वोटिंग करा ली, सत्ता पक्ष है बहुमत में, तो ये पास हो गई। यानी अनुदान की मांगों पर विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। तो गिलोटिन का मतलब ये हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये प्रोसेस क्या था? प्रोसेस ये था कि अनुदान की मांगों पर चर्चा हो गई और वोटिंग हो गई। जिस मंत्रालय ने बजट में जितना प्रावधान है उसके अनुसार संसद ने उसे ये सहमति दे दी है। संसद ने कहा कि ठीक है, हम आपको अगले साल के लिए इतना पैसा दे देंगे। वर्ड पे ध्यान देना, दे देंगे, दिया नहीं है। क्योंकि पैसा कहाँ जमा है? पूरा जो बजट के रूप में खर्च होगा भारत की संचित निधि में, आर्टिकल 266 के अकॉर्डिंग। अब संचित निधि जो है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, इसमें पैसा निकालने का एक ही रास्ता है, एक ही चाबी है इस ताले की। और वो चाबी क्या कहलाती है? वो कहलाती है बिल ऑफ एप्रोप्रिएशन, यानी विनियोग विधेयक आप प्रस्तुत करो संसद में और हमसे ये पैसा ले लो। तो अब आएगा बिल ऑफ एप्रोप्रिएशन यानी विनियोग विधेयक, आर्टिकल नंबर 114। अनुदान की मांगों के द्वारा संसद ने ये प्रॉमिस तो कर दिया कि ठीक है, हम आपको ये पैसा दे देंगे। मिलेगा कैसे? तो मिलने के लिए आपको संचित निधि से पैसा निकालना है, और पैसा निकालने के लिए आर्टिकल 114 का सहारा लेना पड़ेगा, विनियोग विधेयक। तो अब जो अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा जितना पैसा मांगा गया था वो सारी की सारी डिमांड्स हो गई, वो पैसा लिख लिया। इसके अलावा वह पैसा भी होता है जिसे हम चार्ज्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं, भारित व्यय कहते हैं। भारित व्यय यानी वैसा खर्च है कि जो हमें करना ही है। इस व्यय पर, इस एक्सपेंडिचर में किसी भी प्रकार की आप कमी नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत सरकार ने अगर किसी से कर्ज लिया है तो कर्ज चुकाना ही पड़ेगा, संसद उसमें कमी नहीं कर सकती। वैसे ही राष्ट्रपति की सैलरी, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, यूपीएससी, इन सब के, यानी ये कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनको पैसा देना ही है। तो वो कहलाता है चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, भारित यानी भार है। तो डिमांड्स के रूप में तो आपने कमी भी कर सकते हो, सरकार अपनी तरफ से कमी भी करने का सुझाव भी दे सकती है, कर भी सकती है। लेकिन ये चार्ज्ड एक्सपेंडिचर में संसद किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं कर सकती, बट डिस्कशन जरूर कर सकती है। वो डिस्कस कर सकते हैं कि सीजेआई को इतनी सैलरी दी जा रही है, ज्यादा है या कम, मगर उसमें कटौती नहीं कर सकते। तो बिल ऑफ एप्रोप्रिएशन में 141 जो अनुदान की मांगे थी वो, और इसके अलावा जितने भारित व्यय हैं वो, उन दोनों को मिला करके फिर ये विनियोग विधेयक रखा जाता है। इस पर वोटिंग करवाई जाती है लोकसभा में, और जैसे ही ये पास हो जाएगा, यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार के संशोधन नहीं भेजे जाते, संशोधन वाला काम खत्म हो गया। जैसे ही ये पास हो जाता है संबंधित मंत्रालयों को अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा विड्रॉल करने का अधिकार मिल जाता है और पैसा मिलना शुरू हो जाता है। तो बिल ऑफ एप्रोप्रिएशन का ये काम है। ठीक है, ये प्रोसेस हमें समझ में आ गया। अब ये जो प्रोसेस था ये बजट का आधा भाग था, यानी यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है इसके अंतर्गत कि पैसा खर्च कहाँ हो रहा है। अनुदान की मांगे थी, अलग अलग मंत्रालय अपनी अपनी स्कीमों के लिए पैसा विड्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, चार्ज एक्सपेंडिचर है, वो भी या तो आप कर चुका रहे हो, या सैलरी के रूप में पैसा खर्च कर रहे हो, या ब्याज के रूप में पैसा दे रहे हो। अभी इनकम वाला पार्ट बजट का अधूरा है।
तो बजट का एक दूसरा हिस्सा होता है जिसमें अब इनकम वाले सेक्शन पर बात आएगी, यानी भारत सरकार को इनकम कहां से होगी, तो उसके लिए फाइनेंस बिल यानी वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक में क्या होता है, सरकार की इनकम कहां से होगी, टैक्सेस से होगी। तो अगर कोई नया टैक्स लगाना है उसका वर्णन इसमें होगा। किसी टैक्स के एग्जिस्टिंग रेट जो है उसको रेगुलेट करना है, चेंज करना है, ऑल्टर करना है, वो सारी बातें इसमें आ जाएंगी, है ना। तो फाइनेंस बिल अब प्रस्तुत किया जाता है, वो भी लोकसभा में प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए क्या होता है कि इस पर डिस्कशन करना है और इस पर भी वोटिंग करानी है। तो इसके लिए 75 डेज का समय होता है, 75 दिन का। 75 दिन के अंदर ये काम पूरा करा लिया जाता है। जैसे ही ये विधेयक पास होता है, सरकार को नए उस टैक्स के हिसाब से पैसा वसूल करने का अधिकार मिल जाता है, क्योंकि प्रावधान ये है कि कोई भी सरकार टैक्स बिना विधान के, बिना इस संसद की अनुमति के टैक्स नहीं ले सकती। मंत्रिमंडल की बैठक हो और उसमें वो तय कर लें कि जीएसटी की रेट हम अब इतनी होगी या इनकम टैक्स की रेट इतनी होगी, तो वो रेट आप तय कर लो, मगर उस हिसाब से आप वसूल नहीं कर सकते हैं। वसूल करने के लिए आपको संसद में जाना पड़ेगा और इस वित्त विधेयक को प्रस्तुत करना पड़ेगा। जब तक ये वित्त विधेयक प्रस्तुत नहीं होगा तब तक आप अपने निर्णय के अनुसार किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं ले सकते। यानी इसके संबंध में आर्टिकल कौन सा आता है, अगर कभी पूछते हैं तो आर्टिकल नंबर आता है 265, जो कहता है कि कानून की सत्ता के बिना किसी भी प्रकार का टैक्स वसूल नहीं कर सकते। क्लियर हो गया ये इतना। अब एक बात समझने की है यहाँ पर कि ये आज के समय में 1 फरवरी को जो है लोकसभा में बजट प्रस्तुत करते हैं। 1 फरवरी में प्रस्तुत किया गया, फिर इस पर डिस्कशन होना है, वोटिंग होना है। इन सब में बड़ी सामान्य तौर पर 2 से 3 महीने का समय लग जाता है नॉर्मली। हमारा वित्तीय वर्ष कब शुरू हो जाता है, हमारा वित्तीय वर्ष जो है वो 1 अप्रैल को शुरू हो जाएगा। अब समझो फरवरी गुजर गया, मार्च भी गुजर गया, अप्रैल भी गुजर जाता है, 3 महीने नॉर्मल लग जाते हैं। अब एक सरकार को अपना खर्च चलाना है, 31 मार्च को सारी जो अमाउंट है वो लैप्स हो जाएगा। तो अब सरकार अपना खर्च कैसे चलाएगी, क्योंकि बजट जब तक पास नहीं होगा तब तक पैसा मिलेगा नहीं। तब यहाँ पर आते हैं हम इस वोट ऑन अकाउंट पर, जो मैंने पहले छोड़ दिया था कि मैं ये वाला हिस्सा आपको बाद में बताऊंगा। आर्टिकल नंबर 116, इसमें वोट ऑन अकाउंट का प्रोविजन है। तो वोट ऑन अकाउंट क्या कहता है कि बजट पास होगा, होता रहेगा, ठीक है, बजट पास होगा, होता रहेगा, तब तक सरकार को अपना खर्च चलाने के लिए एडवांस में कुछ पैसा दे देते हैं, अग्रिम में। और वो पैसा कितना होता है, बजट में आपने जितना मांगा था उसका लगभग 1/6 होता है। जैसे अगर सरकार ने 2000 करोड़ रुपए मांगे तो इस 2000 करोड़ का 6वां हिस्सा पहले ही दे देंगे, और जब बजट पास हो जाएगा तो जितना अमाउंट आपको पहले दे चुके हैं उतना उसमें से घटा लिया जाएगा। तो इन बजटरी प्रोसेस 4 to 5 मंथ, 3 to 4 मंथ जो लगते हैं, तो पार्लियामेंट अलाउ सम फंड और फर्स्ट टू, तब तक सरकार खर्च चला ले, हम वो पैसा आपका उसमें से माइनस कर लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे। तो वोट ऑन अकाउंट इसलिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक, अब आते हैं बजट के टेक्निकल वाले सेगमेंट पर। ये भी जरूरी है, इकोनॉमिक्स के पेपर में जरूरी है। तो बजट जो है ये 2 भागों में बटा हुआ है। मैं एक बता देता हूं आपको लिख के। जैसे बजट हो गया, तो बजट का एक हिस्सा जिसे बोलते हैं राजस्व, रेवेन्यू, दूसरा हिस्सा जिसे कैपिटल बोलते हैं या पूंजीगत। ओके, अब इस राजस्व वाले हिस्से के भी 2 भाग कर दिए जाते हैं। एक होता है राजस्व आय, या इसे मैं शॉर्ट में लिख दूं रेवेन्यू रिसीट्स, प्राप्तियां, पैसा आया। और दूसरा हिस्सा कौन सा हो जाता है, तो दूसरा हिस्सा हो जाएगा खर्च वाला। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी राजस्व वाले अकाउंट से किया जाने वाला खर्च।
इसी तरीके से ये पूंजीगत वाला भाग है, पूंजीगत वाले भाग में भी दो पार्ट बना लेंगे। पूंजीगत को हम कैपिटल बोलते हैं, तो कैपिटल रिसीप्ट्स हो गई, प्राप्तियां हो गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया यानी खर्च हो गया, है ना। अब ये रेवेन्यू रिसीप्ट्स वाला जो मैटर था ना, इसके दो पार्ट कर लिए जाते हैं। एक होता है ऐसा अमाउंट जो सरकार को टैक्स से मिलता है, और दूसरा हिस्सा वो होगा जो नॉन टैक्स यानी करों के अलावा सरकार को मिलने वाला पैसा। अब टैक्स के अंतर्गत दो टैक्स आते हैं, वो भी आप यहीं पर लिख सकते हो इन शॉर्ट। एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। भाई दो ही तो टैक्स हैं जिनसे सरकार को इनकम होती होगी, जो रेवेन्यू वाले खाते में डाल दी। इसी तरीके से नॉन टैक्स वाले हो जाते हैं, या ऐसे भी इनकम है सरकार की जो टैक्स के अलावा है ना। फिर यहाँ पर वो कौन सा खर्च होगा वो सब डिटेल में मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ऐसे चलेगा ये, ठीक है। तो देखो, रेवेन्यू वाले में, राजस्व वाले में सरकार के पास टैक्स से डायरेक्ट टैक्स बता दिया, ये लिखा हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्स का में कौन कौन सा आ जाता है, डिविडेंड फ्रॉम पीएसयूज, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी जो उपक्रम है, चाहे ऑयल इंडिया हो या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो, ओएनजीसी हो, तो पीएसयू यानी सरकारी कंपनियों को जो मुनाफा होता है वह मुनाफा है, ये टैक्स नहीं है, तो वो भी सरकार की इनकम है। इसी तरीके से हमारी सरकार के द्वारा अगर किसी देश को उधार दे रखा है, कर्ज दे रखा है, तो कर्ज दे रखा है तो उससे हमें ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट की प्राप्ति होगी, तो वो हमारी इनकम है, वो नॉन टैक्स वाले में रख ली जाती है ना। ऐसे ही कुछ राजकोषीय सेवाएं होती हैं, जैसे फिस्कल सर्विसेज होती है, नोट छाप दिया किसी देश के लिए, उससे मिलने वाली जो इनकम होती है ना। विभिन्न प्रकार के पेनल्टीज लग जाती हैं, केंद्र सरकार के पास उसका पैसा जाता है, फाइन लग गया तो वो पेनल्टी या फाइन जिस पर लगता है वो उसका भुगतान करता है ना सरकार को, कोई फीस है, तो वो भी भारत सरकार की इनकम हो गई। भारत सरकार को कहीं से सब्सिडी मिल जाए, कोई अनुदान मिल जाए, चाहे वो वर्ल्ड बैंक दे दे, आईएमएफ दे दे, तो वो टैक्स भी नहीं है ना, तो वो इनकम जो किस में आ जाती है, नॉन टैक्स में आ जाती है, ठीक। तो राजस्व वाला हिस्सा जो था, रेवेन्यू की इनकम वाला जो सोर्स था, जो बजट को यहाँ पर लिख रहे थे, बता रहे थे, तो राजस्व आय के ये जरिए डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, पीएसयूज को होने वाला डिविडेंड, मिलने वाला हमें इंटरेस्ट, फिस्कल सर्विसेज, जनरल सर्विसेज भी, पेनल्टी, फीस या अनुदान के रूप में ये मिल गया। तो ये तो हो गई राजस्व से होने वाली आय। इसके बाद अब दूसरा सेगमेंट जो है, इसमें क्या देखेंगे कि राजस्व वाले खाते में सरकार के पास पैसा आया, अब ये पैसा सरकार खर्च कहाँ करती है, तो पैसा सरकार खर्च करती है अपने कर्मचारियों के वेतन पर, सैलरी पर, उनको दिए जाने वाले अलाउंसेस, भत्तों पर, कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन पर, वो सब रेवेन्यू से जाएगा। प्रतिरक्षा पर जो खर्च होता है, डिफेंस पर जो खर्च होता है, वो रेवेन्यू से जाएगा। एक तरफ हमारी सरकार ने अगर किसी को उधार दे रखा है तो उससे मिलने वाला ब्याज हमारी आय थी, तो हमने भी तो उधार ले रखा है ना, तो जब उधार ले रखा है तो उस पर हम ब्याज का भुगतान करते हैं, तो ब्याज का भुगतान जो है वो रेवेन्यू के अंतर्गत आएगा, कि राजस्व खाते के अंतर्गत वो व्यय हो रहा है। भारत सरकार को जैसे सब्सिडी मिलती है वो रेवेन्यू की इनकम थी, तो वैसे ही भारत सरकार सब्सिडी भी देती है ना अलग अलग चीजों पर, तो वो खर्च किस में से जा रहा है, रेवेन्यू में से जा रहा है। सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज पर, पुलिस पर, डाक विभाग को होने वाला घाटा हो गया, है ना, कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए जो पैसा खर्च होता है, तो ऐसे खर्च जो नॉन प्रोडक्टिव हैं वो सब राजस्व के वाले खाते से जाते हैं। यानी कि यहाँ हमने जो बजट के दो पार्ट किए थे, तो राजस्व आय वाला हिस्सा यहाँ दिखा दिया, टैक्स और नॉन टैक्स। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वेतन और वो सब जो जितने अमाउंट थे वो यहाँ हो गए। अब हिस्सा कौन सा बचेगा, अब बचेगा पूंजीगत वाला, कैपिटल वाला। तो कैपिटल यानी होने वाली इनकम और होने वाला व्यय। इनकम कहाँ से होती है, तो इनकम ये होती है, रिसिप्ट की बात करें कि हमने जो पैसा दे रखा है उसका मूलधन जो है वो वापस ले लिया, प्रिंसिपल अमाउंट, या
हम कर्ज ले लें, चाहे देश के अंदर से लें, देश के बाहर से लें, और कोई अन्य आय हो जो पहले रेवेन्यू में नहीं आई है ना, वो इसमें चला जाएगा। स्लाइड के रूप में मैं आपको दिखा देता हूँ कैपिटल के रूप में क्या क्या चीजें आती हैं कैपिटल इनकम में और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो रिकवरी ऑफ लोन, हमारी देश की सरकार ने जो कर्ज बांटा था वह अपना पैसा वापस ले ले। ब्याज मिलता है तो ब्याज राजस्व में चला गया था। सरकार के द्वारा कर्ज लिया जाता है वो हमारी आय हो गई, और अन्य कोई स्रोत जो कि रेवेन्यू के अंतर्गत नहीं था वो कैपिटल वाले में इनकम दिखाता है। अब ये पैसा कहाँ खर्च करते हैं पूंजीगत वाला? तो पूंजीगत वाला पैसा खर्च करते हैं कि सरकार कर्ज बांटती है ना दूसरे देशों को या किसी को, तो लोन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय गवर्नमेंट, ये कैपिटल में जाएगा। कर्ज हमने ले रखा है उसका अगर हम भुगतान कर देते हैं, पेमेंट ऑफ लोन, तो वो कैपिटल में से जाएगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट वो रेवेन्यू में से गया था। ऐसे ही योजनागत व्यय, सड़कें बनाना, बंदरगाह बनाना, है ना, डैम बनाना, प्लांट एक्सपेंडिचर जिसे कहते हैं, पीएसयूज की स्थापना करना, सरकारी उपक्रम लगाना, तो ये कैपिटल होते हैं। ये सारे प्रोडक्टिव हैं, जबकि रेवेन्यू वाले कैसे थे? नॉन प्रोडक्टिव थे। ओके, तो राजस्व और पूंजीगत में जो दो भागों में बांटा था। अब यहां पर चलते हैं कि बजट में घाटा होगा या हमें प्रॉफिट होगा। तो बजट को हमने रेवेन्यू और कैपिटल में बांटा था, तो एक वर्ड आता है जिसे कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट या राजस्व घाटा। घाटा तब होता है जब आपकी इनकम से ज्यादा आपका खर्च हो। तो रेवेन्यू वाला डेफिसिट कैसे निकालोगे? राजस्व की जो प्राप्तियां थी, यानी जितना पैसा आपको राजस्व के रूप में मिल रहा है और उसमें से आप जितना खर्च कर रहे हो वो माइनस कर दो। अगर उसके बाद ये नेगेटिव आता है इसका मतलब आपको घाटा होता है। इस ईयर में यानी 2024-25 के करंट ईयर में राजस्व घाटा जो है वो हमारे जीडीपी का 1.8% है। तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस कर दो तो राजस्व घाटा हो जाएगा। कैपिटल डेफिसिट वर्ड का यूज होता नहीं है क्योंकि ये तो जानबूझ के हम करते हैं, इसको कंट्रोल करना भी नहीं चाहते, तो इसकी कोई जरूरत है नहीं। तो जरूरत पड़ती है किसकी? राजकोषीय घाटे की, जैसे फिस्कल डेफिसिट के नाम से जानते हैं। राजकोषीय घाटा ये क्या होगा? तो जो टोटल इनकम है, यानी जिसमें रेवेन्यू से होने वाली इनकम भी जोड़ लो, कैपिटल से होने वाली इनकम भी जोड़ लो, और जितना टोटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू वाला हो या कैपिटल वाला हो, दोनों को घटा दो। फिर भी यदि नेगेटिव में आए तो वो घाटा है, जो कि नेगेटिव में है। वर्तमान में करंट ईयर में 4.9% जो है वो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है। ओके, फिर एक टर्म जो मैंने कल पिछली क्लास में बताया था, आज फिर से बताता हूं, प्राइमरी डेफिसिट या प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा क्या करते हैं कि राजकोषीय घाटा जो था आपका, फिस्कल डेफिसिट जो था ना, तो उसमें से पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट को घटा दो, फिर जो निकल के आए वो प्राइमरी डेफिसिट है, जो वर्तमान में 1.4% ऑफ जीडीपी है। ऐसे ही फिर मोनेटाइज डेफिसिट बताया था, यानी अपने घाटे की पूर्ति के लिए आरबीआई से जो कर्ज लिया है वो मोनेटाइज डेफिसिट है। तो इस तरीके से ये मौद्रीकृत घाटा बन जाता है। करंट ईयर में जैसे सरकार को जो इनकम होती है और सरकार जो खर्च करती है, तो सोर्स क्या है, कहां से आता है ना? तो देखो, 1 रुपए को पैसे में, अगर हम ये ऊपर वाली पिक्चर देखें आदि, मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ सबसे ज्यादा ना हमें ये 27% वाला दिख रहा है, 27% सबसे ज्यादा है ना। तो 27% यानी 100 रुपए में 27 पैसा हमारी इनकम है, कहाँ से हो रही है? तो यहाँ लिखा है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी यानी हम कर्ज ले रहे हैं, वास्तव में ये हमारी इनकम नहीं है, ये तो हम कर्ज उधारी के रूप में 27 पैसे जुटा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा अमाउंट अब हमें दिखने लगा ये 19% के रूप में। देखो, ये इनकम टैक्स से सरकार को होने वाली इनकम है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार जो है
इनकम टैक्स के रूप में सबसे ज्यादा पैसा वसूल कर रही है, जबकि सबसे ज्यादा इनकम हमारी पहले होती थी कॉरपोरेशन टैक्स, जिसे हम निगम कर कहते हैं। अब वह 17 पैसे है, जबकि इनकम टैक्स से 19%, और इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या मात्र 2.5% है। तो निर्मला सीतारमण जी के राज्य में इनकम टैक्स पे करता है मिडिल क्लास, बस उससे उसका सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है, क्योंकि उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। हो सकता है आपको बुरा लग जाए, कुछ लोगों को बेनिफिट से मतलब उसे मुफ्त का राशन नहीं मिलता, मुफ्त की उसे कोई सेवा नहीं मिलती, ना तो उसका आयुष्मान कार्ड बनता है, कुछ नहीं बनता है। बस वो किस लिए बना है, वो टैक्स देने के लिए बना है। तो 19% इनकम टैक्स, उसके बाद गुड्स जीएसटी 18% उससे टैक्स होती है, और तीसरे नंबर पर अब आ गया है कॉर्पोरेशन टैक्स। तो ये मोटे तौर पर आप ये 3-4 याद कर लेना, प्रीलिम्स में आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेंगे। उधार से ये चूंकि हम इनकम टेम्परेरी कह सकते हैं, आखिर हमें इसका भुगतान भी करना पड़ेगा, ब्याज भी देना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आप देखोगे 9% जो है नॉन टैक्स रिसीप्ट्स हो गई। नॉन टैक्स में हमने अभी देखा था ना कि हमें पेमेंट ऑफ रिसीप्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज मिल जाए या अनुदान मिल जाए, है ना, वो सारी चीजें थी। फिर 5% यूनियन एक्साइज ड्यूटी दिखाई देती है, 4% हमें कस्टम दिखाई देता है। इन सबको जोड़ दें तो ये पूरे 100 पैसे हो जाएंगे। अब आती है बात कि भारत सरकार का पैसा खर्च कहाँ होता है सबसे ज्यादा। तो नीचे वाला जो पार्ट है वो खर्च को शो कर रहा है। तो इसमें जो सबसे बड़ा अमाउंट होगा ना, वो देखने में मिलेगा 21%, यानी कि सबसे ज्यादा पैसा जो है वो सरकार राज्यों के बीच में बांट देती है। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी, जब से जीएसटी आया, जो जीएसटी में जो आईजीएसटी रहता है ना, तो उसमें राज्यों की हिस्सेदारी। और दूसरे नंबर पर हमें दिखता है ब्याज का भुगतान, यानी हम इतना कर्ज ले चुके हैं कि 19 पैसे हमें सिर्फ इस ब्याज के चुकाने में देने पड़ते हैं, है ना। फिर 16% सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी केंद्र सरकार की योजनाएं चलती हैं। 9% हमें देखने को मिलता है कि फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर, वित्त आयोग जैसी सलाह देता है उस हिसाब से। तो इसकी आप फोटो खींच लेना और इसको थोड़ा रट लेना, ये आपको जो है प्रीलिम्स में कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा सकता है। ओके, तो ये था आज का लेक्चर। थोड़ा सा लंबा रहा होगा, 2 बार तीसरी बार सुन लीजिएगा, मुझे लगता है आपको समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करो, नहीं लगा है तो डिसलाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। डाउट के लिए कमेंट बॉक्स में चले जाओ। सोशल मीडिया चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, उनके लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए। कल हम चलेंगे, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मौद्रिक नीति को लेकर, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी, वो समझेंगे। राजकोषीय नीति हम पढ़ चुके हैं सिलेबस में, इसके बाद मौद्रिक नीति आती है, तो मौद्रिक नीति मैं आपकी कंप्लीट करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।